अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये इसका सब्जेक्ट का श्री गणेश करने से पहले हम लोग इस वीडियोस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये वीडियोस आपके लिए कब रिलेवेंट होता है? अगर आप नवंबर 2016 या उसके बाद एग्जाम अपियर करने के लिए जा रहे हो और इसका आपके लिए 100 मार्क्स का एप्लीकेबल है, तब जाके ये वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट है। यानी कि अगर रिवाइज्ड सिलेबस में इसका को 50 मार्क्स का कर दिया गया है और अगर आप 50 मार्क्स के लिए इसका अपियर करने के लिए जा रहे हो, तब ये वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 कि आप नवंबर 2016 या उसके बाद एग्जाम अपियर करने के लिए जा रहे हो। कंडीशन नंबर 2 आपके लिए इसका 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, तभी ये वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट है। ये तो रहा वीडियोस की बात। अब हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। इसका सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसका सब्जेक्ट में हम लोग इन वीडियोस को स्टडी मटेरियल से कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल के हिसाब से टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसा आप पाओगे जिसमें चैप्टर के नाम में ही इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा गया है। यानी कि ये जो इसका सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट में भी देखो आईएस लगा हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि इस सब्जेक्ट को आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सोचना है और समझना है, और यहाँ तक कि एग्जाम में अपियर भी करना है। यानी कि अभी से आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो जाते हो। कहीं कहीं आपको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 5 में आपको ये सोचना है कि सिस्टम को हमें नया लगाना है या नहीं लगाना है, सिस्टम को नया सिस्टम को डेवलप करना है या नहीं करना है, सिस्टम डेवलप करना है तो कैसे करना है, क्या हमारे लिए फिजिबल रहेगा सिस्टम नया बनाना। ये सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 5 में देखने वाले हो। तो यहाँ पर वहां पर आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे 90% टाइम्स, और 10% टाइम आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। इसीलिए आप ध्यान रखना कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना और समझना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इससे पहले आप एक वर्ड गौर करोगे, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन एक क्रिटिकल रिसोर्सेस होता है। अगर राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन कोई लेता है तो उसी आधार पर आप राइट डिसीजन ले पाते हो, और राइट डिसीजन अगर लोगे तभी आपको बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। यानी कि आपका सक्सेस और फेलियर किसी भी बिजनेस का टोटली एंड टोटली इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको रिलेवेंट प्रोसेस करके रिलेवेंट डाटा में कन्वर्ट करना और राइट टाइम पर राइट पर्सन को पहुंचाना, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये सारे जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। फिलहाल इतना ही। बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में काफी डिटेल में जानेंगे। ये इसका सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। इस पेपर में आपको एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता है। यानी कि आप अदर पेपर की तरह, जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ, इन सब पेपर की तरह इस पेपर को भी सीरियसली पढ़ोगे। यहाँ पर इसका में हम लोग जानते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है। इसका सब्जेक्ट में आपको कंसेप्चुअली हर एक बातें क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पर केवल कंसेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंदर के पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। इसीलिए आपको मेमोरी की भी आवश्यकता होती है। मेमोराइज करने के लिए चीजों को हम लोग मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी टेक्निक जो है इसमें मुख्य रूप से मैं एसोसिएशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, जिसको लिंक मेथड और चेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, ये मेमोरी टेक्निक कोई खास चीज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है जो आपको काम आएगा, वो है रिवीजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको चीजों को रिवाइज करना है। अगर आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया है तो आपका मेमोरी टेक्निक कोई काम नहीं देने वाला है। यानी कि मेमोरी टेक्निक केवल सपोर्टिंग रोल परफॉर्म कर सकता है, मेन रोल परफॉर्म नहीं कर सकता है। यानी कि मेमोरी टेक्निक से आप रिवीजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। मिनिमम इसका को 5 से 7 बार आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर इसमें आप खुद का नोट्स बनाते हो तो नोट्स को
फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ। फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको चीज़ें याद करनी और रिवाइज करनी काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि एग्ज़ाम में भी अपेयर करते वक्त जो इसका सब्जेक्ट में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसको मार्क्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये तो रही इतनी बात। उसके बाद हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि इसका में गुड मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने अभी अभी देखा हम लोगों ने कि ये चैप्टर जो है, इसका सब्जेक्ट जो है, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिस पे आपका 100% कमांड होना चाहिए, यानी कि आपने न केवल इसको रिवाइज किया है बल्कि राइटिंग प्रैक्टिस भी की है। 100% कमांड होने का मतलब 5 से 7 बार आपको रिवाइज तो करना ही है, साथ में आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की हुई है। अगर आप रिवाइज करने में सक्षम नहीं हो खुद से तो इन वीडियोस को आप VLC मीडिया प्लेयर में फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल स्पीड में सुनोगे, सेकेंड टाइम से VLC मीडिया प्लेयर में 1.5, 1.7 या 2 के स्पीड से, डबल स्पीड से आप चीज़ों को कंप्लीट करोगे। अब मैं एडवाइस करता हूं कि ये 4 चैप्टर कौन कौन होने चाहिए जिस पे आपका 100% कमांड हो। जाहिर सी बात है कि इजी होना चाहिए और नंबर ऑफ पेजेस उसमें कम होने चाहिए। तो 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत आसान है और नंबर ऑफ पेजेस भी कम है। चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर्स जो है, 4 चैप्टर को आप प्रीफर करो कि इसको आपने 100% कमांड किया हुआ है। जैसे ही एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आप सेलेक्ट करोगे सबसे पहले कि 2, 4, 6 और 8 का कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपने 100% कमांड करके रखा हुआ है, आप उनको पहले अपीयर करोगे। उसके बाद जो चैप्टर होते हैं उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर बच गए वो कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 और 5 है इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा कंसेप्ट पर आधारित है। यहाँ पर चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी से आप एग्जाम में अपीयर कर पाओगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को। जहाँ तक रही चैप्टर नंबर 1 की बात और चैप्टर नंबर 7 की बात, तो चैप्टर नंबर 7 आपके लॉ पेपर की तरह है, यानी कि यहाँ पर IT एक्ट के बारे में बताया गया है एंड सम रेगुलेटरी इश्यूज, कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिस्टम ऑडिट और सिस्टम कंट्रोल के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये लॉ बेस्ड है। जब लॉ बेस्ड है इसमें सेक्शन सब सेक्शंस आपके दिए हुए हैं जैसा कि लॉ पेपर में आपका रहता है, तो इस चैप्टर को एक ही तरीके से आप याद रख सकते हो कि आप इसको बार बार रिवाइज करो, यानी कि इन दोनों चैप्टर को, चैप्टर 3 और 5 को आपको समझने से काम चल जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पर मेमोरी टेक्निक का प्रयोग किया है ताकि आप चीज़ों को याद भी करना चाहो तो कर सको आसानी से। चैप्टर नंबर 1 की जहाँ तक बात होती है तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप इसमें बात करते हो तो यहाँ पर समझना बहुत आसान है, यानी कि गवर्नेंस, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर 1 का नाम है। तो आपका गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस क्या होता है, IT गवर्नेंस क्या होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, और गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में जो भी बातें दी गई है वो सारी बातें आपको समझ तो बड़ी आसानी से जाती है, लेकिन जो इंटरनल उसके पॉइंट्स हैं वो याद करना उतना ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए इसको भी आप रिवीजन टेक्निक से अच्छे तरीके से याद करोगे। जिस वक्त आप इन वीडियोस को सुनते रहोगे तब आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आप सबसे पहला हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बना रहे। उसके बाद आप जब चीज़ों को सुनते रहोगे, पहली बार पढ़ते रहोगे, तो आपके हाथ में स्टडी मटेरियल खुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ों को आप पॉज करके मार्क कर सको और अंडरलाइन कर सको और जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सको। तो ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल से सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जा रहे हैं
और स्टडी मटेरियल आपके सामने में इन वीडियोस को सुनते वक्त खुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत हुई, हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर हम सीखेंगे गवर्नेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी कि आखिर ये गवर्नेंस क्या होता है उसके बैकग्राउंड के साथ। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूँ। किसी भी बिजनेस में इंटरप्राइज यानी कि इंटरप्राइज लेवल पर जो गवर्नेंस किया जाता है उसको इंटरप्राइज गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नेंस क्या होता है हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। पहले आप उसके बारे में कुछ बातों को जानो। जो टर्म अगर आप शुरू में ही जान जाते हो तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी सुविधा होगी। इंटरप्राइज तो देखो मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री दे के रखा हुआ है। ये बाउंड्री जो मैंने दिया हुआ है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये क्या है? ये पूरा का पूरा इंटरप्राइज है। ये बाउंड्री क्या है? तो ये पूरा का पूरा इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज गवर्नेंस दो भाग में बांटा जा सकता है। एक बिजनेस गवर्नेंस। ये बिजनेस गवर्नेंस क्यों होता है? ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, कॉरपोरेट का बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इसकी वजह से बिजनेस गवर्नेंस होता है। इसीलिए इसको परफॉर्मेंस गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पहलू होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस को कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? जब हमें कोई एक्ट, ठीक है, या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशंस या फिर कोई स्टैंडर्ड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड बोलता है कि इन चीज़ों का कंप्लाइंस करो, तो उसको हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्राइटेरिया में डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि आपने ऑडिट कमेटी के बारे में लॉ में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, ऑडिट कमेटी में आपने देखा होगा कि ऑडिट कमेटी बनानी है, कैसे बनानी है, उसके क्या क्राइटेरिया है, उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या क्राइटेरिया है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ऑडिट कमेटी किन किन कंपनीज को बनानी है। तो ये सारी बातें जो बोलता है आपको वो कॉरपोरेट गवर्नेंस माना जाएगा। और क्योंकि ये कानूनन है इसीलिए कानून का कंप्लाई करना है, यानी कि आपको कंफर्म करना है कानून को, यानी कि उनको रिपोर्ट देना है, इसीलिए उसको कन्फॉर्मेंस गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नेंस में ट्राई की रिपोर्टिंग की जाती है, TRAI। तो आप एक टर्म याद रख सकते हो, TRAI। तो इन चार चीज़ों की बेसिकली रिपोर्टिंग की जाती है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, उस पर उनको रिपोर्ट देना होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग, अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्टिंग और इंडिपेंडेंस होने की रिपोर्टिंग, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी डिसीजन मेकिंग पर्सनल है, वो क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। तो इन चारों चीज़ों पर बेसिकली रिपोर्टिंग किया जाता है। इन चारों चीज़ों पर बेसिकली रिपोर्टिंग किया जाता है। ये आपके इंटरप्राइज गवर्नेंस का यानी कि गवर्नेंस का एक हिस्सा होता है। अगर केवल गवर्नेंस वर्ड यूज़ किया गया है तो आप इसको समझ सकते हो कि हम इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। यानी कि इंटरप्राइज गवर्नेंस एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें बिजनेस गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस आता है। बिजनेस गवर्नेंस में भी कुछ IT पर बिजनेस गवर्नेंस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपार्ट फ्रॉम कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में जो चीज़ों का पालन करने के लिए बताया गया है, रेगुलेशंस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसके अलावा जो भी हम अपने बिजनेस को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा सक्सेस देने के लिए और सही दिशा में यानी कि करेक्ट डायरेक्शन में जाने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल लगाने के लिए जो गवर्नेंस अपनाते हैं हम लोग, कि हम लोग इन चीज़ों का पालन किया जाएगा हमारे बिजनेस के अंतर्गत, तो उसको बिजनेस गवर्नेंस बोला जाता है। इंटरप्राइज गवर्नेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बिजनेस गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों समा जाता है। और दोनों बिजनेस गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों में IT का एक फोकस एरिया होता है। IT गवर्नेंस, यहाँ पर जो बिजनेस गवर्नेंस का फोकस एरिया होता है IT का, उसको IT गवर्नेंस के नाम से हम देखेंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो फोकस एरिया होता है उसको हम लोग गवर्नेंस एंड इंटरप्राइज IT के नाम से देखेंगे। एक्चुअली ये दोनों एक ही होता है, IT गवर्नेंस और गवर्नेंस एंड इंटरप्राइज IT, लेकिन इसमें एक बारीक सा डिफरेंस है। ठीक है, तो IT गवर्नेंस
क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप देखोगे आजकल आईटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, आईटी पर ही बिजनेस निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि आईटी के लिए भी गवर्नेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 से न केवल लिस्टेड कंपनी के लिए बल्कि हर प्रकार की कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पहले क्लॉज नंबर 49 से भी रेगुलेशन जो होता था वो बोलता था कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लाई करना है। साबेंस ऑक्सिलरी एक्ट जो कि आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफ़ी जोर देता है। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 ये सेबी वाले केवल लिस्टेड कंपनी को अपनाने के लिए बोले थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि नहीं, हर प्रकार की कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो मैंडेटरी होगा, यानी कि कानूनी तौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी जो कि चैप्टर्स में आपको आगे चल के काम आने वाली हैं, बस इसको आप इंट्रोडक्शन समझ लो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नेंस क्या होता है। तो गवर्नेंस ग्रीक वर्ड गबर से बना हुआ है, ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है। ये गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह साउथ इंडियन मूवी का ये गब्बर है और ये हमारी हिंदी शोले मूवी का गब्बर है, ठीक है। तो ये साउथ इंडियन और ये गब्बर सिंह, तो एक बार ये गब्बर सिंह जो था वो ये फिल्म में हीरो था और ये विलेन था। तो ये भागते भागते ग्रीक चला गया, ये गब्बर सिंह जो था वो ग्रीक चला गया। ग्रीक में इसने देखा कि यहाँ पर ये जो सरदार गब्बर सिंह है वो एक बिल्डिंग पे, पुरानी सी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ रहा है। तो उसके पीछे पीछे वो गब्बर सिंह चला जाते गया, वो बिल्डिंग पे चढ़ा और ये तो क्योंकि साउथ इंडियन हीरो है ये तो कहीं से भी जंप कर सकता है, तो ये ईडीएम ईडीएम चिल्लाते हुए जंप कर गया। अब ये गब्बर सिंह यही सोचने लगा कि ये ईडीएम ईडीएम करते हुए क्यों जंप कर गया। तो यही हमारा गवर्नेंस होता है, यानी कि गवर्नेंस ग्रीक के गब्बर वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। मीन्स एंड मैकेनिज्म किसको प्रोवाइड करना? स्टेक होल्डर्स लोगों को प्रोवाइड करना। क्यों? ताकि वो बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवेलुएट कर सकें, अल्टरनेटिव ऑप्शंस में से जो उनको बेस्ट लगे उसी हिसाब से डायरेक्शन सेट कर सकें और उस डायरेक्शन का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है इंटरप्राइज के लोग, स्टाफ, बोर्ड उस चीज को मॉनिटर कर सके। तो EDM, इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर। इस चैप्टर में आपको ये तीन वर्ड काफी काम आने वाला है, इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर। तो गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक के गब्बर वर्ड से बना हुआ है, गब्बर वर्ड से बना हुआ है। उसमें सारे मीन्स एंड मैकेनिज्म जो होते हैं वो कवर हो जाएंगे जो कि स्टेक होल्डर लोगों के लिए इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने के लिए एक मीन्स एंड मैकेनिज्म दिया गया है। आखिर ये क्या इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करता है और क्या फायदा होता है इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने का? तो जाहिर सी बात है TRAI, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे बिजनेस में, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बराबर से सब अपना रिपोर्टिंग करते रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और इंडिपेंडेंस बनी रहे ताकि बिजनेस राइट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है गवर्नेंस का मतलब? मान लो शेयर होल्डर लोगों का आपने पैसा लिया है और कंपनी बनाई है, तो शेयर होल्डर लोगों के लिए आप अकाउंटेबल हो। जब हम दूसरे के पैसे पर बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए TRAI मेंटेन करना जरूरी होता है। इस TRAI को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस का सही परफॉर्मेंस देने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो गवर्नेंस लगाते हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं, उसका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करना, इस बात को रिव्यू करना, ठीक है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो उस बात का ऑडिट करना गवर्नेंस के टर्म में कवर हो जाएगा। हम लोग इतिहास की बात करते हैं कि गवर्नेंस के बैकग्राउंड की बात करते हैं। गवर्नेंस सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यूज किया। ये बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे कौटिल्य। इनको ही अर्थशास्त्र का निर्माता कहा जाता है। किसी भी किंग को, किसी भी राजा को शासन प्रणाली मेंटेन करने के लिए, गवर्नेंस का मतलब शासन प्रणाली भी होता है। 4 टर्म उन्होंने 4 पिलर दिए थे: रक्षा, विधि,
पालना और योगक्षेमा, ये चारों जो टर्म होते हैं वो संस्कृत वर्ड है। रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, रेवेन्यू का प्रोटेक्शन, रेवेन्यू का ग्रोथ, पालना मतलब कानून का कंप्लाइंस करना, और योगक्षेमा जिसको आज के डेट में आप लोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम से जानते हो। योगक्षेमा का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना। तो किसी भी गवर्नेंस में 4 पिलर बताए थे शासन प्रणाली के लिए किसी भी किंग को, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। ठीक है, गवर्नेंस का कंसेप्ट यहाँ से अराइज हुआ था। पहली बार हमारे देश में गवर्नेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था कौटिल्य अर्थशास्त्र में। अगर आप सीए के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी आपके रिश्तेदार ने किया होगा तो आप पूछ सकते हो, खासकर जिन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया हो उसको गवर्नेंस के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गवर्नेंस जो होता है वो किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है टर्म गवर्नेंस को, ध्यान रहे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए हमें याद रखना है कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस की रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ पर हम लोग वेरियस कमेटी रिपोर्ट्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। एंटरप्राइज गवर्नेंस के 2 पहलू होते हैं, बिजनेस गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कई सारे महानुभाव होते हैं जैसे कि टाटा बिरला लोग होते हैं, नरेश चंद्र राव, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, जे ईरानी, ये लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, एनआर नारायण मूर्ति, ये लोग क्या करते हैं अपने कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अपने इंटरनल लेवल पे कानून बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिसको कंप्लाइंस करना मैंडेटरी होता है। जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से अपने गेन की होती है कि बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। फिर क्या होता है, तो यहाँ पर सेबी वाले या फिर सेबी वाले आपके हो गए या फिर आपके हो गए कंपनीज लॉ वाले, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर जो हो गए, इन लोगों को इनवाइट करते हैं और इन लोगों को इनवाइट करके बोलते हैं कि भाई लोग, आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हो, तो आप लोग हमें रिपोर्ट प्रदान करो और आपकी रिपोर्ट को हम अगला एक्ट जब पास करेंगे तो उसको कंसीडर करेंगे। उसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग अब जानते हैं कि ये कंपनी लॉ वाले उनको या फिर सेबी को जो लोग इनवाइट करते हैं रिपोर्ट देने के लिए, किस किस प्रकार के रिपोर्ट दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीए बनने के बाद अगर आपको गवर्नेंस पे कुछ बोलने बोला जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कुछ बोलने बोला जाए, तो ऐसा ना हो कि आप ना बोल पाओ। इसीलिए इन रिपोर्ट्स का नाम हो सके तो आप याद रखना, और एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हो, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी, आपको रिलेवेंट लगा आपको, तो आपके मार्क्स के वेटेज जो हैं वो बढ़ेंगे। एग्जामिनर समझेगा कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है। खासकर चैप्टर नंबर 1 में जब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते रहेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको गवर्नेंस को, उसके रिस्क को और एस्पेक्ट को, आईटी से रिलेटेड रिस्क को और गवर्नेंस के एस्पेक्ट को न केवल समझना है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना है। तो इसीलिए इन रिपोर्ट्स के बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट 1992 में दिया गया, उसका नाम था कैडबरी रिपोर्ट। कैडबरी चॉकलेट में डूबा हुआ ये आदमी आपको दिख रहा होगा, इसी को एसोसिएशन मेथड बोलते हैं, मैंने एसोसिएट कर दिया इससे। दूसरा है ग्रीन बरी रिपोर्ट। मान लो ग्रीन कलर का चॉकलेट जो है वो 1995 में आपको किसी ने खिलाया था, तो उसको ग्रीन बरी रिपोर्ट। उसके बाद हैम्पल रिपोर्ट, वो चॉकलेट खाने के बाद आप इतना बीमार पड़ गए कि आपको ठीक करने के लिए लोगों को मन्नतें मांगनी पड़ी, तो कैडबरी, ग्रीन बरी, इन दोनों को मिक्स करके आपने मिक्सी में पीस के पी लिया, तो आपको टेम्पल में जाना पड़ा, मन्नतें मांगनी पड़ी, तो हैम्पल रिपोर्ट हो गया। तो इस स्टोरी से हम लोग एसोसिएट करते हैं। उसके बाद कुछ रिपोर्ट जो हैं वो इन महानुभावों ने दिए थे, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, उसके बाद डॉक्टर जे ईरानी कमेटी, इन्होंने कंपनी लॉ पे अपना रिपोर्ट दिया था, और एनआर नारायण मूर्ति कमेटी। ये सारी कुछ कमिटीज़ हैं जिन पर इन लोगों ने रिपोर्ट दिया था, इन महान लोगों ने, जिसको कंसिडर किया गया। अगर आप इनके रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आपको पढ़ते वक्त
कंपनीज लॉ की सारी बातें याद आएगी कि अरे ये सारी चीज़ें तो हमने कंपनी लॉ में भी देखी गए हैं, हम लोगों ने देखा है। तो इनकी जो जो बातें अच्छी लगती है इन्हीं के रिपोर्ट से कंसिडर करते हैं और नया लॉ पास होता है। ड्राफ्ट करते वक्त जो भी आईएएस ऑफिसर लोगों को जो ड्राफ्टिंग का मौका दिया जाता है वो लोग क्या करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम पास करते वक्त में उन लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा होगा या उसके बारे में जाना होगा, उन सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट को कलेक्ट करने के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन एट प्रेजेंट रहता है उनमें से कुछ खुद के मन से पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद उससे लॉ को ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली लॉ पास होता है और अल्टीमेटली उसको आपको पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि अब तक इस चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई। नहीं, इस चैप्टर की अब तक शुरुआत नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों का एक बार बैकग्राउंड देख रहे थे ताकि हमें आगे काफ़ी सुविधा हो। जब हमें गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस, एंटरप्राइज गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब वर्ड सुनने को मिले तो हमें अनजाना सा ना लगे। इसकी वजह से हम लोग यहाँ तक देखें। अब से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टडी मटेरियल का हिस्सा शुरू होता है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 1.1। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि सीए फाइनल में इसका पेपर लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सीए फाइनल में इसका पेपर लाने का ऑब्जेक्टिव है कि आप आईटी के रिस्क को समझो, ठीक है, और आईटी के रिस्क पर कैसा कैसा कंट्रोल लगाना चाहिए उसके बारे में आप जानो, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ कंट्रोल कैसी कैसी लगानी चाहिए, जो भी आईटी के रिस्क को आपने जाना है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसा रिस्क होगा और जैसा उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है उसी के अकॉर्डिंग उस पर कंट्रोल सेलेक्ट किया जाता है। इस बात को आपको समझना है। उसके बाद ये कंट्रोल वगैरह सब प्रॉपर्ली लगाए कि गए हैं या नहीं लगाए गए हैं उसका आप ऑडिटिंग देखो। ये पेपर आपके ऑडिटिंग पेपर से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि ऑडिटिंग पेपर में भी आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हो, ड्यू डिलिजेंस के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर खासकर चैप्टर नंबर 1 में आपको इंटरनल कंट्रोल इन सब चीज़ों को सुनने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट आता है जीआरसी एस्पेक्ट। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया जीआरसी क्या होता है। जी से गवर्नेंस, आर से रिस्क और सी से कंप्लाइंस। गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लाइंस, कंप्लाइंस मतलब लॉ एंड रेगुलेशंस का कंप्लाइंस, इन एस्पेक्ट को भी आपको जानना है। साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी आपको कंसिडर करना है कि कानून का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा हो गया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन से जाना। इंट्रोडक्शन में दूसरी बात दी गई है कि डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नेंस का, रिस्क का और कंप्लाइंस का डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इनफैक्ट इस चैप्टर नंबर 1 के डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में तो कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना है, कुछ बातों को असेसमेंट करना है और कुछ बातों को आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। अंडरस्टैंड 3 बातों को करना है, उसके बाद फिर असेसमेंट भी 3 बातों को करना है और अंडरस्टैंड एंड रिव्यू सिर्फ 1 बात को करना है। किस चीज़ को समझना है भाई, तो हमें जीआरसी और उसके एस्पेक्ट को समझना है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस के एस्पेक्ट को समझना है, आईटी के वातावरण में कैसे ऑडिटिंग करते हैं उसको समझना है और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे बिजनेस में आईटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी और उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको समझना है। तो जीआरसी एस्पेक्ट को, आईटी वातावरण में कैसे ऑडिट करना है उसको, और आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसके इम्पैक्ट को समझना है। 3 बातों का असेसमेंट भी करना है। इम्पैक्ट क्या होगा आईटी के आने से कंट्रोल पे, यानी कि हमारी सिक्योरिटी किस हद तक रिस्क में आ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे या क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो असेसमेंट करना है उस बातों का और असेसमेंट इम्पैक्ट का किया जाता है। दूसरा, हमारे गोइंग कंसर्न के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा गोइंग कंसर्न ही मतलब हार्म हो जाएगा।
उसके बाद तीसरा आपको असेसमेंट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। ये चैप्टर नंबर 5 में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो ADI ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज को और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस को, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में नया सिस्टम लगाना है या नहीं लगाना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है या नहीं इम्प्रूव करना है, तो ये काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमारा चैप्टर नंबर 5 में होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है, पहचानना है और उसको रिव्यू करना है। जैसा कि मैंने बोला, रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्ली कंट्रोल सेलेक्ट किया जाता है, सही कंट्रोल है या नहीं है, और उसके बाद कंट्रोल लगाया जाता है। कंट्रोल सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों को ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ लॉक, जो ताले का जो कॉस्ट होगा वो सिक्योरिटी से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल अकॉर्डिंगली ही आपको लगाना है। तो आईटी के रिस्क को, ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज एस्पेक्ट को, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को, इन सबको आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। तो 3 बातों को आपको अंडरस्टैंड करना है। जीआरसी एस्पेक्ट को आईटी वातावरण में कैसे ऑडिट करते हैं, आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसके इम्पैक्ट को असेसमेंट कैसे करेंगे, आईटी का मतलब इम्पैक्ट क्या होगा उसका असेसमेंट करेंगे, आईटी के आने से कंट्रोल पे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, बीसीपी पर क्या इम्पैक्ट होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ गोइंग कंसर्न, और चैप्टर नंबर 5 एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्वायर करना, डेवलप करना और डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर अगला कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर वापस से शुरू करते हैं इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा है इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में। तो इंटरप्राइज गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये और बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस, ये टर्म हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जाना था। तो यहाँ पर की कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीक वर्ड गवर से बना हुआ है, जिसका मतलब टू स्टीयर होता है। स्टीयर का मतलब क्या होता है, जब अपने लेवल के ऊपर वाले लेवल के लोग हमारे काम का रिव्यू करते हैं तो उसको स्टीयर बोला जाता है। इसी से स्टीयरिंग कमेटी वर्ड बनी हुई है। स्टीयरिंग कमेटी में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट के जो सीनियर होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और वो लोग इवेलुएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, बैठकर जो है वो केवल ऑर्डर झाड़ते रहते हैं और उनके ऑर्डर का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को वो मॉनिटर करते हैं। तो उसको हम लोग स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है टू स्टीयर। आपने ऑडिटिंग के पेपर में पीयर वर्ड पढ़ा होगा, पीयर रिव्यू पढ़ा होगा। जब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, यानी कि हमारे लेवल के लोग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू करता है, यानी कि पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, हमारे लेवल के लोग हमारे काम का जब रिव्यू करते हैं तो उसको पीयर वर्ड से बताया गया है, पीयर रिव्यू। ठीक है, और पीयर रिव्यू आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, तो पीयर रिव्यू आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा। और ये स्टीयर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो गवर्नेंस होता है उसमें परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस का रिपोर्टिंग किया जाता है। ठीक है, TRAI का रिपोर्टिंग किया जाता है, उसमें परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस भी आ गया। ये एंटरप्राइज जो बिजनेस गवर्नेंस हम लोगों ने देखा था वो, और रिपोर्टिंग एज पर स्पेसिफाइड इन वेरियस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ARR, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये शॉर्टकट्स मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये कहीं भी काम आता है, आपके लॉ पेपर में भी काम आएगा ARR। तो रिपोर्टिंग एज स्पेसिफाइड इन वेरियस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद इंटरप्राइज गवर्नेंस। इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंटरप्राइज गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क होता है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत 2 चीज़ें आती है, एक बिजनेस गवर्नेंस और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस को परफॉर्मेंस भी पुकारा जाता है और इसको कन्फॉर्मेंस भी पुकारा जाता है। बस इंटरप्राइज गवर्नेंस में आपको एक ही लाइन याद रखना है, बाकी डिटेल हम लोग इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में देखते हैं कि इसमें 2 फ्रेमवर्क होते हैं इसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कन्फॉर्मेंस, दूसरा बिजनेस गवर्नेंस।
या परफॉर्मेंस गवर्नेंस। जब किसी भी लॉ में कुछ बातों को कंफर्म करने के लिए हमारे इंटरप्राइज को कहा जाता है, ठीक है, तो उसको कन्फॉर्मेंस गवर्नेंस या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस से पुकारा जाता है। लेकिन जब हमारी इंटरप्राइज जो होती है वो खुद को सही डायरेक्शन में रखने के लिए, खुद के बिजनेस को सही डायरेक्शन में रखने के लिए और बिजनेस का परफॉर्मेंस देने के लिए या परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए जो भी मीन्स एंड मैकेनिज्म बनाती है, ठीक है, तो उसको बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस कहा जाता है। मतलब इंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क में दो बातें आती है, कॉरपोरेट या कन्फॉर्मेंस गवर्नेंस, बिजनेस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि उसने मैंडेटरी करके रखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें। ऑडिट कमेटी बनाओ, ये कमेटी बनाओ, वो कमेटी बनाओ। कंपनीज एक्ट के हिसाब से 4 प्रकार की जो कमेटी होती है वो मैंडेटरी होती है, शरण, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हो तो शेयर होल्डर्स कमेटी, उसके बाद रेम्युनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी, ये 4 प्रकार की कंपनी जनरली जो है मैंडेटरी होती है। और भी कई प्रकार की कंपनी जो है, जो अमेंडमेंट के हिसाब से अगर आपने पढ़ा होगा तो वो मैंडेटरी होगी। बाकी सारी कमेटी जो होती है वो आप बहुत सारी कमेटी ऐसी बनाई जाती है जो कि इंटरनली वो खुद के रूल एंड रेगुलेशंस के लिए बनाते हैं। कानून ने मैंडेटरी नहीं करके रखा हुआ है कंपनीज एक्ट के हिसाब से या फिर अदर एक्ट के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल हो गया सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट का, जो क्लॉज नंबर 49 है, ठीक है। ये सब कन्फॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से कंप्लाइंस करने के लिए बोलता है, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस वगैरह सब हो गया, ठीक है। सॉक्स तो हमें एप्लीकेबल है नहीं, सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट में भी बताया गया है। उसके बाद बिजनेस गवर्नेंस या फिर परफॉर्मेंस गवर्नेंस होता है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो केवल सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो बातें कवर नहीं करी गई है, कोशिश की जाती है कि हम उसको भी पालन करें ताकि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, सक्सेसफुल बन सके। हम किसी भी इंटरप्राइज की स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस करने के लिए आपको परफॉर्मेंस गवर्नेंस पर भी काफ़ी तवज्जो देना होता है। ये तो रही बात इतनी, हम इसको ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है एंटरप्राइज के डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए स्ट्रक्चर और प्रोसेस बनाना। SPT, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टूल, ये भी शॉर्टकट्स में मैं यूज़ करता हूँ, SPT, ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और टूल। तो यहाँ पर SP बनाना है किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए। स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस बनाना है, ठीक है, बिजनेस के डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डायरेक्शन एंड कंट्रोल का मेन कंसर्न क्या क्या होता है, तो ये डायरेक्शन एंड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस बढ़ता है, इन्हांस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता है, कंट्रोलिंग सही तरीके से होती है, ओवरऑल व्यू मिलता है, हिस्टोरिक व्यू मिलता है जिसको ड्यू डिलिजेंस में आप देखते हो, ठीक है, हिस्टोरिक व्यू मिलता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करना, उसी के हिसाब से डायरेक्शन एंड कंट्रोल सेट होगा। और अदर गवर्नेंस इशू को भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर करता है। ये अदर गवर्नेंस इशू में क्या क्या आएंगे, अदर गवर्नेंस इशू में आएंगे रोल ऑफ चेयरमैन एंड CEO। सॉक्स पढ़ते वक्त आपने देखा होगा या फिर कंपनी लॉ में भी आपने देखा होगा रोल्स के बारे में, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। रोल्स एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो लॉ में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बोर्ड कमिटी, कंट्रोल एश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाइंस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अदर गवर्नेंस इशू को भी कंसिडर किया जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो देता है उसके लिए स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस देता है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके लिए, ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़े, इन्हांस हो, यानी कि शेयर होल्डर्स लोगों की वैल्यू इंक्रीज हो, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों हो। इसीलिए सेकंड पॉइंट आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तीसरा बोलता है कि आपको कंट्रोलिंग कैसे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, स्टेक होल्डर लोगों के हित में ही आपका डिसीजन लिया जा सके। इसीलिए प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए और कोई अनड्यू बेनिफिट ना उठा सके, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो या कंपनी के इंटरेस्ट में हार्म पहुंचाने वाला ना हो, ठीक है, तो वो कंट्रोलिंग में आ गया।
ड्यू डिलीजेंस के लिए कंपनी का हिस्टोरिक व्यूज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही बताने के लिए बोला गया रहता है। कई सारे कानून का पालन करो, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही बोला जाता है। और अदर इशू में रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, रोल ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद बोर्ड कमिटी, कंट्रोल, एश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस, ये सारे पॉइंट्स आपके स्टडी मटेरियल में ही लिखे हुए हैं, लेकिन उसको मैंने अलग अंदाज में पॉइंट से प्रेजेंट किया है, बस इतना ही अंतर है। बाकी आप स्टडी मटेरियल जब रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा गवर्नेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या क्या आपको कंट्रीब्यूट करता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो बिजनेस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या कंट्रीब्यूशन देता है इंटरप्राइज को। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में मददगार होता है, स्टेक होल्डर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से, वो प्रोवाइड करने में मददगार होता है। रिक्विजिट क्या क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा लगाना है तो सबसे पहले साउंड इंटरनल कंट्रोल लगाओ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का एलिमिनेशन करने के लिए पॉलिसी बनाओ, ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, यही साधन है। इस्टेब्लिश करो अच्छा ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोला गया है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाओ, आईटी से रिलेटेड रिस्क और बिजनेस से रिलेटेड रिस्क सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और कंप्लायंस रिव्यू मैकेनिज्म बनाओ कि आप कानून का पालन ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी कानून का वायोलेशन तो नहीं कर रहे हो। कैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कुछ डायमेंशंस बताते हैं जिस पर इंटरप्राइज को ऑडिट या एश्योरेंस देना होता है, वो एस्पेक्ट बताते हैं कि जिस पर आपको ऑडिट करवा के देना होता है। और साथ में कई सारे कानून जो होते हैं वो ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाते हैं। लॉ में लिखा हुआ रहता है आपको ऑडिट करवाना है, किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर हमें रिपोर्ट करना है। दूसरा ओवरसाइट मैकेनिज्म जो होता है वो कई कानून बताते हैं बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको इफेक्टिव बनाता है ओवरसाइट मैकेनिज्म में, या तो कोई कमिटी बनाने के लिए बोलेगा या फिर अदरवाइज कुछ लॉ का पालन करने पर स्ट्रेस दिया जाता है, या फिर कहीं पर आप एश्योरेंस रिपोर्ट हमें दो चार्टर्ड अकाउंटेंट से या ऑडिटर वगैरह से, ठीक है। और इन सब के लिए ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको वो लोग जो होते हैं वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जस्ट आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब हम लोग बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस की बात करते हैं। किसी भी इंटरप्राइज में जो परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हमें रिस्क को समझना पड़ता है और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसी पर हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को, उसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या हमें जो कमियां हैं हमारे अंदर उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ओवरऑल डायरेक्शन सेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी इंटरप्राइज में जो परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले रिस्क को समझना होता है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होता है, उन्हीं सब बातों के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना होता है और उसको कंप्लाइंस करना होता है स्ट्रैटेजी को। और ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है उसका पूरी और इंटरप्राइज लेवल पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको परफॉर्मेंस बोला जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस गवर्नेंस बोला जाएगा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो रिस्क को समझना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है और स्ट्रैटेजिक डिसीजन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका जो है मॉनिटर करते रहना है बराबर से। अच्छा कॉर्पोरेट बिजनेस गवर्नेंस जो होता है या परफॉर्मेंस गवर्नेंस होता है उसके लिए क्या क्या रिक्विजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नेंस होगा वो अपने अप्रोच में प्रोएक्टिव हो, यानी कि फॉरकास्ट करने वाला हो, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जैसे आप निकालते हो तो आपका जो है गोल तय होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और गोल को कैसे आप अचीव करोगे वो आप प्रोएक्टिव हो अपने जो अप्रोच में हो। दूसरा बिजनेस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज हो, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ तो उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वही कुछ नहीं बना लेना है। और फॉरवर्ड लुकिंग व्यूज़ होना चाहिए।
यहाँ पर लिमिटेशंस क्या रह जाते हैं बिजनेस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस में, क्योंकि ये कानूनी तौर पे मैंडेटरी तो है नहीं, तो इंटरप्राइज अपने लेवल के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से और अपना जैसा उनका सिचुएशन है उसके हिसाब से खुद की नहीं बनाते हैं, वो किसी के बनाए को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला तो लिमिटेशंस ये हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह, यानी कि कोई कमिटी लोग बना के रिव्यू कमेटी नहीं बनाते हैं जो बराबर से जो है रिव्यू करते रहेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल का जो सबसे टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट हो जाते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि बोर्ड के लेवल पर एक अच्छी तरीके की कमेटी बनाई जाए। तो बिजनेस गवर्नेंस और परफॉर्मेंस गवर्नेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक जाना। उम्मीद है कि आप एक बार स्टडी मटेरियल से अच्छे से पढ़ लोगे। ये सब जो कुछ भी मैंने लिखा है वो आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है।